वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं ओम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के सेकंड पेपर के बारे में, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हम लोग जानेंगे कि विश्व का जो एक प्रकार से जो आधुनिक इतिहास रहा है, खास करके 1815 से लेकर के 1945 तक का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, और संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो में समझने का प्रयास किया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं आपकी लिखित होती हैं, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि जो है, जब आप बीए 6 सेमेस्टर में होते हैं, बीए के 6 सेमेस्टर में, तो आपको मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, देखिए दो प्रकार के इतिहास आप पढ़ते आए हैं बीए में। एक होता है मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आपका प्राचीन इतिहास। तो जो मध्यकालीन इतिहास है मेरे भाइयों, मध्यकालीन इतिहास की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो मध्यकालीन इतिहास जो होता है उसमें आपको केवल इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी होती है, विश्व और भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। लेकिन जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात किया या प्राचीन इतिहास की अगर बात करें, तो प्राचीन इतिहास में आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं, कला और वास्तुकला, ये सब भी आप जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्राचीन इतिहास, मतलब मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ऑलरेडी मैंने दे रखा है, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास का पहला पेपर जो इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट था, उसको मैंने पढ़ा दिया है। अब ये सेकंड पेपर है आपका, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से लेकर के 1945 तक के इतिहास के बारे में आपको जानना है। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इन प्रश्नों को। बहुत ही बारीकी के साथ इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से अगर दीर्घ उत्तरीय वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, लघु उत्तरीय वाले, उनकी तैयारी भी होगी, और जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मैं चीज़ों को आपको और ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये इतिहास है आपका विश्व का, ठीक है। पहली बात, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। इटली के एकीकरण में दो बाधाओं का उल्लेख कीजिए। यानी इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हुआ है, क्योंकि ये सब पहले एक प्रकार से अलग अलग जो है राज्यों में, छोटे छोटे एक प्रकार से कस्बों में, छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था पूरा का पूरा। तो इसको एकीकरण इसका किया गया। तो इटली का एकीकरण जो किया गया है, पहली बात तो दो बाधाएं इसमें जो आ रही थी इटली को इकट्ठा होने में, या इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको इकट्ठा होने में। पहली बात, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा था। यानी चूंकि ऑस्ट्रिया जो था एक प्रकार से उसका प्रभुत्व जो है उस समय ज़्यादा रहा, इसी कारण से इटली का एकीकरण ना हो पाया, मतलब कि नहीं हो सक रहा, मतलब कि नहीं हो रहा था। इस एक बाधा के रूप में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व काम कर रहा था। दूसरी बात, रोम का पोप एक प्रकार से जो होते हैं, जो पुजारी होते हैं खास करके चर्च के, वो पोप कहलाते हैं। तो रोम के पोप का आधिपत्य था। और इसके अलावा पोप, मतलब कि रोम पर पोप की सत्ता समाप्त करना कठिन कार्य था, क्योंकि उसे यूरोप के कैथोलिक शासक मतलब एक प्रकार से कैथोलिक जो ईसाई धर्म होते हैं, उनमें कैथोलिक जो है प्राचीन परंपरा को मानने वाले जो पुराने ईसाई हैं, उनको एक प्रकार से कैथोलिक धर्म, और नए में आपके प्रोटेस्टेंट नीति बाद में आती है, ठीक है। तो कैथोलिक शासकों और जनता का जो है पूर्ण समर्थन मिलता था किसको, रोम का जो पोप था उसको जनता का भी समर्थन था और वहाँ के शासक का भी समर्थन था। इसी कारण से एक प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण बाधा थी जो कि जर्मनी मतलब इटली को एकीकृत होने से रोक रही थी। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न, इटली के एकीकरण हेतु 4 प्रारंभिक प्रयास जो किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास। देखिए, पहला प्रयास किया गया मैजनी तथा यंग इटली की भूमिका। मैजनी ने यंग इटली की स्थापना करी। यंग इटली की भूमिका एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रही, और मैजनी एक व्यक्ति है, इन्होंने यंग इटली की स्थापना करी और एक प्रकार से एक क्रांति सी ला दी। दूसरी बात, 1848 ईस्वी के समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उसका इटली पर प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का इटली पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। विश्व बंधुत्व की बात, ठीक है, और स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की बात सबसे पहले करी गई तो फ्रांस की क्रांति में ही करी गई, 1789 1889 की, ठीक है। तो 1848 ईस्वी तक देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी पड़ा इटली पर, ठीक है।
इसके अलावा नेपल्स का विद्रोह भी हो रहा था, नेपल्स का विद्रोह, और इसके अलावा पीडमांट का विद्रोह। तो पीडमांट और नेपल्स ये दो राज्य ऐसे थे जो कि एक प्रकार से विद्रोह कर रहे थे एक प्रकार से इसके खिलाफ, ठीक है। तो इटली का एकीकरण एक प्रकार से होने के कई प्रयास है, 4 प्रयास जो हमने बताए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आइए जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भी, तीसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो तीसरा प्रश्न है आपका 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इटली के एकीकरण की असफलता के क्या कारण रहे। यानी कि 1815 से ही प्रयास इटली के एकीकरण के शुरू कर दिए गए थे, लेकिन क्यों 1850 ईस्वी तक इटली का एकीकरण सफल ना हो सका। इसके कई कारण थे। पहला कारण था कोई कुशल नेतृत्व नहीं था, यानी कि जो एक प्रकार से स्किलफुल कोई नेता नहीं था जो कि एक प्रकार से इसको लीड कर सके, आगे बढ़ा सके, उसकी कमी थी। शक्तिहीन और निर्बल राष्ट्र था एक प्रकार से, चूंकि इसके पास ना तो पावर थी और ना ही एक प्रकार से उतनी ज़्यादा सबलता थी, तो निर्बल राष्ट्र था। एकता और निश्चित योजना का अभाव था, यानी कोई एकता, कोई एक निश्चित या कोई एक प्रकार से एक नियमित तरीके से कोई काम नहीं हो रहा था। और चौथा कारण रहा ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व भी एक कारण रहा जिसके कारण से एकीकरण इटली का हमेशा असफल होता गया 1815 से 1850 के बीच। चौथा क्वेश्चन ये सब आप समझ रहे हैं, तो एक दीर्घ उत्तरीय की भूमिका आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। सारी चीज़ों को एक बार वीडियो को फिर से आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि महासंग्राम वीडियो है तो मुझको सभी को समझाना, तो कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देनी है। चौथा प्रश्न, इटली का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो देखिए इटली का एकीकरण जो हुआ था 5 चरणों में हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है पीडमांट ऑस्ट्रिया का युद्ध कब हुआ था। तो 1859 ईस्वी में, ठीक है, 1859 1859 में पीडमांट और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था, यानी पीडमांट ने विद्रोह किया था। मैंने आपको बताया था पीडमांट और नेपल्स ये दो राज्य ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह किया था ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो इसका जो है युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए छठा प्रश्न है आपका, बिला फ्रेंका की संधि की 2 शर्तें बताएं। तो बिला फ्रेंका की संधि में पहली बात ये हुई थी कि पार्मा मोडेना और टस्कनी के राज्य उसके शासकों को लौटा दिए गए। तो पार्मा मोडेना और टस्कनी के राज्य उनके शासकों को दे दिए जाएंगे, पहली बात ये करी गई। और दूसरी बात इसमें ये थी कि पोप की अध्यक्षता में इटली के राज्यों का एक संघ बनाया जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रकार से बिला फ्रेंका की संधि में 2 शर्तें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहीं। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, इटली के एकीकरण के दूसरे चरण की मुख्य घटनाओं का उल्लेख कीजिए। इटली के एकीकरण के दूसरे चरण में, ठीक है, मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई। पहली घटना हुई कि मध्य इटली के राज्यों के द्वारा विद्रोह किया गया इटली के खिलाफ, मतलब ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इसके अलावा काबूर का नेपोलियन से समझौता किया गया, ठीक है। काबूर ये भी एक व्यक्ति है, और नेपोलियन तो आप जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन और काबूर की एक प्रकार से दोनों के बीच में समझौता होता है दूसरे चरण में एकीकरण के इटली के। और तीसरा कारण ये हुआ कि विद्रोही राज्यों में जनमत संग्रह हुआ। और अगली बात है चौथी कि विलीनीकरण का निर्णय शुरू हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, विद्रोही राज्यों में जनमत संग्रह हो जाता है, और इस तरीके से इटली के एकीकरण के दूसरे चरण में तमाम घटनाएं जो है सामने आती हैं। आठवां क्वेश्चन है सिसिली का विद्रोह कब हुआ था। सिसिली का विद्रोह 1860 ईस्वी में हुआ था। ये सब जर्मनी के, मतलब इटली के एकीकरण से ही संबंधित घटनाएं हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो हुआ था भैया किसके नेतृत्व में हुआ था। इटली का एकीकरण हुआ था मैजनी, गैरिबाल्डी, काबूर और सम्राट विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। किसके, इसके इटली का एकीकरण मैजनी, यंग इटली की स्थापना करी। गैरिबाल्डी भी इससे संबंधित रहा। काबूर और सम्राट विक्टर इमैनुअल, ये 4-5 लोग हैं जिनके कारण से क्या हुआ, इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रही चीज़ें, बिल्कुल आप सभी लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, मैं लगातार आपके लिए ऐसी मेहनत करता रहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब हुआ था। 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। यंग इटली की स्थापना की अगर बात की जाए, या युवा इटली, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यंग इटली के बारे में प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखेंगे। युवा इटली की बात की जाए तो यंग इटली की स्थापना जो हुई है मैजनी के द्वारा करी गई 1831 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था मेरे भाइयों, इटली के नवयुवकों को प्रशिक्षित करना था, और उन नवयुवकों में देशभक्ति की भावना, चूँकि उसकी कमी थी, त्याग की भावना और बलिदान की भावना को जागृत करना था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ताकि जो है व्यक्ति अपने देश के प्रति, चूँकि
उससे पहले पता ही नहीं होता कि भाई कौन देश है कौन क्या है, पहले ये तो पता नहीं था, राजा ही होते थे पहले। जैसे भारत में ही था कि भाई भारत में एक प्रकार से 1817 तक यही नहीं पता था कि भाई कौन शासन कर रहा है भारत पर, ठीक है। 1857 ईस्वी तक आप देखेंगे कि भाई ये पता ही नहीं था किसको कौन क्या शासन कर रहा है, उनको नहीं पता था कि कंपनी क्या है क्या नहीं है, देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं थी, चूंकि उस समय राज्य जो छोटे छोटे इलाकों में बटे होते थे, तो उस कारण से अपने अपने राज्य के प्रति लोग निष्ठावान हुआ करते थे और उसके प्रति सचेत हुआ करते थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12वां पॉइंट है काबूर के 4 सुधार लिखें। तो पहला सुधार है आर्थिक सुधार किया काबूर ने इटली में, दूसरी बात सैनिक सुधार किया, तीसरी बात चर्च के प्रति नीति बनाई अच्छी अच्छी, इसके अलावा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की बात करता है काबूर। इसकी संवैधानिक राजतंत्र यानी संविधान हो एक, जो नियम कायदों की एक पुस्तक हो, उस पुस्तक के अकॉर्डिंग जो राजा हो वो एक प्रकार से बने और राजगद्दी को खेए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 13 प्रश्न है, 13 नंबर, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो बिस्मार्क का जन्म हुआ था अप्रैल महीने में 1815 ईस्वी में। प्रसा में एक बुनकर परिवार में इनका जन्म होता है, किसका, बिस्मार्क का। और बिस्मार्क ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए आप देखिए भारत का एकीकरण किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए उनको जो है इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क का जन्म जो है 1815 में हुआ था अप्रैल महीने में। 14 प्रश्न, बिस्मार्क ने जर्मनी साम्राज्य के संविधान का निर्माण कब कराया था। तो 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने जर्मनी साम्राज्य के संविधान का निर्माण करवाया। 15 नंबर क्वेश्चन से बिस्मार्क किस नीति का पक्षधर था। तो बिस्मार्क जो था लौह और रक्त नीति का एक प्रकार से ये था। और अगर दिल्ली सल्तनत में आप जाएंगे इंडिया में, तो रक्त और लौह की नीति को अपनाने वाला कौन था, बलबन था। लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे विश्व स्तर के इतिहास में, तो आधुनिक इतिहास में विश्व में लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला था कौन, बिस्मार्क। यानी ये भी एक प्रकार से कोई समझौता नहीं करता था किसी मामले में, डायरेक्ट, ठीक है, डू एंड डाई की बात होती थी, भाई आए आम या तो जाए लबेदा, दुई माह से या खोए, ठीक है। तो इस तरीके का था बिस्मार्क। 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिस्मार्क के 4 आंतरिक सुधार जो उसने किए थे जर्मनी में, वो कौन कौन से थे। पहला काम किया था कि राष्ट्रीय रेल बोर्ड का निर्माण किया था इसने, राष्ट्रीय स्तर पर रेल बोर्ड का निर्माण किया था बिस्मार्क ने। इसके अलावा साम्राज्य के लिए एक प्रकार से साम्राज्य के लिए एक निधन, एक मतलब कि निधन कोष की स्थापना करी। इसके अलावा अनिवार्य सैनिक सेवा की बात करी थी, टकसाल की स्थापना करी थी। टकसाल माने जो मुद्रा छापने के एक प्रकार से मशीनें होती हैं उसी को टकसाल कहते हैं। तो टकसाल यानी मुद्रा छापने के लिए ये चीज़ें करी थी इसने। तो बिस्मार्क ने बड़ा काम किया इटली, मतलब इसके जर्मनी के लिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क की विदेश नीति 2 उसके उद्देश्य जो रहे महत्वपूर्ण उसको बताएं। तो देखिए पहला उद्देश्य रहा बिस्मार्क की नीति का सीमा विस्तार नीति को त्यागना, यानी सीमा विस्तार जो बढ़ाने का एक प्रकार से लोग सोच रहे थे उसको त्याग दिया ताकि यूरोप में शांति बनी रह सके। दूसरी बात, फ्रांस को यूरोप के अन्य राज्यों से अलग रखना। तो ये एक प्रकार से 2 उद्देश्य इसके थे बिस्मार्क की विदेश नीति के, ताकि फ्रांस अगर यूरोप के अन्य राज्यों से अलग रहेगा तो एक प्रकार से सब शांति बनी रहेगी, और अगर हम भी सीमा विस्तार की नीति को त्यागेंगे तो यूरोप में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, त्रिगुट में कौन कौन देश शामिल थे। त्रिगुट में यूरोप में त्रिगुट देशों का एक सम्मेलन, मतलब त्रिगुट एक प्रकार से देश थे, त्रिगुट यानी 3 गुट, एक में जर्मनी था, दूसरे में रूस और तीसरे में ऑस्ट्रिया। ये त्रिगुट एक प्रकार से देश, त्रिगुट देश में यही 3 आते थे। त्रिगुट संधि कब हुई थी, 1882 में त्रिगुट संधि हुई थी, उसमें इन तीनों देशों के बीच में संधि होती है। 20 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था तो 5 चरणों में हुआ था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 21 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रसा, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के बीच में वियना की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो आपसे पूछेगा वियना की संधि कब हुई ऑब्जेक्टिव में, तो बताएंगे 27 अक्टूबर 1864 के हुई। आपसे पूछेगा किन किन के बीच में हुई, तो प्रसा के, ऑस्ट्रिया के और डेनमार्क के बीच में प्रसा की मतलब वियना की संधि हुई थी 27 अक्टूबर 1864 ईस्वी को। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और इन छोटे छोटे प्रश्नों से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में ऐसी चीजें आप तैयार कर पाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध कब हुआ था। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था। तो 3 जुलाई 1866 ईस्वी को सेडोवा का युद्ध हुआ था।
ये बात ध्यान रखें। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में प्राग की संधि जो हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट संधि है प्राग की संधि। तो प्राग की संधि जो है प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी, कब हुई थी मेरे भाइयों? तो 23 अगस्त को हुई थी 1866 ईस्वी में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका। 25 नंबर प्रश्न, प्राग की संधि जो हुई थी ये एक प्रकार से क्या था? इसमें प्राग की संधि की दो शर्तें कौन कौन सी थी बताएं। पहली शर्त ये थी कि ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन संघ को समाप्त करना स्वीकार कर लिया था इस संधि के द्वारा, और दूसरी बात थी कि ऑस्ट्रिया ने स्लेसाबिग तथा हालस्टीन प्रसा को सौंप दिया था। स्लेसविग और हालस्टीन दो शहर जो है प्रसा को दे दिया था, किसने? ऑस्ट्रिया ने, और पुराने जर्मन संघ को समाप्त करना स्वीकार कर लिया था। ये एक प्रकार से प्राग संधि में किया गया था। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन से, प्राग संधि के दो परिणाम क्या हुए? पहला परिणाम प्राग संधि का ये निकला कि प्रसा का राज्य जो है बिस्पुला से राइन नदी तक फैल गया, यानी प्रसा का एक प्रकार से इसमें विस्तार हुआ। तो बिस्पुला से लेकर के राइन नदी का इलाका जो है पूरा का पूरा ये प्रसा के अंडर में आ गया। और दूसरी बात, जर्मनी जो था, जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्राधान्य समाप्त हो गया, यानी जर्मनी पर जब अभी तक ऑस्ट्रिया का कब्जा था, अब ऑस्ट्रिया का एक प्रकार से कब्जा जर्मनी से हटने लगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फ्रांस प्रसा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा का युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। 28 नंबर प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके 4 कारण लिखिए। देखिए, पहला कारण ये रहा कि फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध होने का पहला कारण ये रहा मेरे भाई कि नेपोलियन तृतीय की गृह व विदेश नीति की असफलता। चूंकि नेपोलियन तृतीय जो था उसकी गृह नीति और विदेश नीति जो थी वो असफल रही, पहला कारण रहा फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध होने का। दूसरा कारण रहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में फ्रांस की मित्रहीनता। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में फ्रांस का एक प्रकार से कोई मित्र ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, ये चीज़ें सामने आई। तीसरा था लग्जमबर्ग का मामला सामने आ गया, और चौथी बात थी समाचार पत्रों का योगदान एक प्रकार से। तो समाचार पत्रों का योगदान, लग्जमबर्ग का मामला, और अंतर्राष्ट्रीय जनता मतलब जगत में फ्रांस की कोई मित्र मंडली नहीं थी, मित्रता नहीं थी अन्य देशों से। और नेपोलियन तृतीय जो था उसकी गृह नीति और विदेश नीति असफल हो गई, इस कारण से फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था, फ्रैंकलैंड मतलब कि जो युद्ध हुआ था उसके युद्ध को समाप्त करने के बाद में जो फ्रैंकलैंड की संधि हुई थी, कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच में फ्रैंकलैंड की संधि हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बारे में बताएं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और 1918 तक लगभग 4 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ तथा विश्व के 30 देशों ने इसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो कि स्वतंत्र थे तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भाग ऐसे ले रहे थे कि भाई मदद कर रहे थे दूसरे राज्यों की। ठीक है, लेकिन खुल करके सामने नहीं आ रहे थे। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाएं कि भाई भारत उस समय किस देश का साथ दे रहा होगा। तो भारत जो है मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था, चूंकि इंग्लैंड का कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था भारत पर, तो उपनिवेश किसका था? भारत उस समय ब्रिटेन का था। इस कारण से जो जहाँ पर ब्रिटेन होगा वहीं पर भारत होगा। ठीक है, ये क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, यानी ब्रिटेन जो था मित्र मंडली की तरफ था, क्लियर, वो जर्मनी के विरुद्ध था। ठीक है, हिटलर के विरुद्ध था वो। हालांकि हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में आते हैं, लेकिन हिटलर एक प्रकार से जर्मनी से है, तो एक प्रकार से बाद में देखेंगे जर्मनी हो गई या एक प्रकार से ऑस्ट्रिया या अन्य देश आप देखेंगे तो उसके बीच में आप देखेंगे। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने भी भाग लिया था, उसमें रूस अमेरिका एक ही तरफ थे। अभी मैं समझाऊंगा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होता है, 1918 में समाप्त होता है। इस युद्ध में संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ, 30 देशों ने इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। यह महायुद्ध अभूतपूर्व था, इसके बहुत व्यापक और विनाशकारी परिणाम सामने आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनधन हानि हुई प्रथम विश्व युद्ध से। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम महायुद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे? तत्कालीन कारण मतलब कि जो एक प्रकार से जिनके कारण से ये युद्ध एक प्रकार से अपने उफान पर आया। देखिए, पहला 1914 ईस्वी में क्या हुआ, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज की एक सर्ब क्रांतिकारी द्वारा हत्या कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया के युवराज जो थे मतलब कि वो जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती क्रांतिकारियों के द्वारा, उनको मार दिया जाता है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की सरकार को उत्तरदायी बता करके 48 घंटे का अल्टीमेटम एक प्रकार से 12 कठोर शर्तों के साथ रखा गया जो है ऑस्ट्रिया के द्वारा।
और सर्बिया के 9 शर्तें मतलब सर्बिया के 9 शर्तें पूरी करने के बावजूद ऑस्ट्रिया ने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में युद्ध शुरू होता है और ये एक प्रकार से धीरे धीरे चल करके संपूर्ण यूरोप जो है इसमें झुलसता हो चला जाता है। यूरोप ही नहीं, चूंकि यूरोप के कंट्रीज उस समय अलग अलग देशों में एक प्रकार से उपनिवेश यानी विस्तार के लिए जा रहे थे, चूंकि विस्तार नीति का पालन कर रहे थे। व्यापारिक दृष्टिकोण से कंपनी बना करके दूसरे देशों में जाते थे, व्यापार करते थे। तो अलग अलग देश में, चाहे अफ्रीका के देश रहे हों या एशिया के विभिन्न देश रहे हों, सभी पर कब्जा इन्हीं लोगों का था, यूरोपियों का। तो इस कारण से किसी पर फ्रांस का कब्जा, किसी का पर इंग्लैंड का कब्जा, किसी पर किसी का कब्जा। तो इस तरीके से आप देखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड आपस में पहले भी भारत में भी लड़ रहे थे, यूरोप में भी लड़ रहे थे। तो ये एक प्रकार से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ। मतलब इसका क्या बोलते हैं, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में आप देखते हैं उसकी सरकार लड़ी। तो यहीं से युद्ध बेसिकली शुरू होता है और पूरे संपूर्ण यूरोप में फैलता है। और चूंकि यूरोप के कंट्रीज का प्रभाव हर एक देशों पर था, विभिन्न देशों पर था, अमेरिका के देशों पर था, तो उन सभी का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे इस युद्ध में एक प्रकार से सभी लोगों ने भाग लिया। 32 नंबर क्वेश्चन से महायुद्ध के प्रमुख परिणाम क्या सामने आए। पहला परिणाम ये सामने आया कि जन और धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई, बहुत क्षति हुई। दूसरा परिणाम ये रहा, राजनीतिक परिणाम इसके बहुत ज़्यादा आए सामने, आर्थिक परिणाम भी सामने आए, सामाजिक परिणाम सामने आए, राष्ट्रीयता की विजय हुई इसमें, सैनिक शक्ति का इसमें विस्तार हुआ। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई और राष्ट्र संघ एक प्रकार से बेसिकली बड़ी महाशक्तियों के पास ही विलीन हो गया और जर्मनी को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सहना पड़ा। जर्मनी को एकदम से लज्जित कर दिया गया, बहुत ज़्यादा थोप दिया गया उनके ऊपर और इसी कारण से दूसरे विश्व युद्ध की भी शुरुआत यहीं पर हुई थी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था कि लंबा युद्ध छिड़ गया। जर्मनी सोच रहा था कि भाई 1-2 महीने में या 6 महीने तक युद्ध होगा और समाप्त कर देंगे उसी में, क्योंकि जर्मनी के पास उस समय बड़ी पावरफुल शक्ति थी। जर्मनी उस समय उभर रहा था नई शक्ति के रूप में, उसके पास बड़ी मतलब की चीज़ें थी, सैनिक शक्ति भी थी। तो लंबा हो गया युद्ध, इस कारण से जर्मनी हार गया। दूसरी बात धन और युद्ध की भी धीरे धीरे आप देखते धन धीरे धीरे जब क्षीण होता गया तो एक प्रकार से उसमें दिक्कत और आपसी युद्ध भी दिक्कत कर रहा था। मित्र राष्ट्रों की शक्ति का सही अनुमान जो है जर्मनी नहीं लगा पाया, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो थे उनको हल्के में ले लिया था जर्मनी ने। कभी भी अपने शत्रु को मतलब कि हमेशा अपने शत्रु को एक प्रकार से हल्के मत लेना। ठीक है, तो इसने हल्के में ले लिया था। इसके अलावा नौसेना की दुर्बलता सामने आई, नौसेना की दुर्बलता, जो जर्मनी की नौसेना थी वो दुर्बल पड़ गई। इसके अलावा रूस की क्रांति का प्रभाव भी पड़ा एक प्रकार से जर्मनी के पराजय में एक कारण के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिणाम निकला। 34 नंबर, प्रथम महायुद्ध के मुख्य कारण क्या थे। पहला कारण था उग्र राष्ट्रीय भावना इस समय अपने चरम पर थी। उग्र सैनिकवाद की भावना का उदय हो रहा था, सभी देश अपने आप को बढ़ाना चाह रहे थे, उपनिवेश स्थापना था, आर्थिक साम्राज्यवाद इस समय हावी था। लगातार हर एक देश एक दूसरे देश को उपनिवेश बनाना चाहते थे, अपने चंगुल में जकड़ना चाहते थे। जर्मनी का पूर्व की ओर विस्तार लगातार बढ़ रहा था, इस कारण से भी लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विलियम द्वितीय का चरित्र भी एक प्रकार से इसमें इंपॉर्टेंट रखता है और ऑस्ट्रिया की नीति भी कहीं ना कहीं पे इसका एक कारण रही प्रथम महायुद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ बनाया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो है दोबारा से भविष्य में ऐसे जो है विनाशकारी युद्ध सामने ना आए। लेकिन चूंकि एक प्रकार से इस पर किसी एक प्रकार से मतलब इस पर क्या हुआ कि जो मित्र राष्ट्र थे उन्हीं का कब्जा हो गया और उन्हीं के द्वारा एक प्रकार सारी चीज़ें हुई, उन्हीं का बोलबाला रहा। क्योंकि युद्ध एक व्यक्ति के या एक राष्ट्र के गलती से नहीं होता है, इसमें दोनों राष्ट्र की कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और दोनों राष्ट्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सामने वाला राष्ट्र ही बुरा होता है। जैसे मान लेते हैं अभी हमारे और आपके बीच में युद्ध हो जाए, तो हमारे और आपके बीच में युद्ध होगा तो इसमें कुछ गलती हमारी भी होगी और कुछ गलती आपकी भी होगी, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भाई हमारी गलती कुछ नहीं, इसी की गलती सामने वाले की। लेकिन जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एक प्रकार से उसकी गलती भी एक प्रकार से मतलब कि उसकी गलती भी आएगी थोड़े से। वो सोचेगा कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं सोचूंगा मेरी कोई गलती नहीं, इसी में क्या हो जाएगा, तकरार हो जाएगी और युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए आजकल के आप देखते हैं कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनमें झगड़ा लड़ाई होता है, शादी वगैरह होने के बावजूद तमाम सारे तलाक सामने आ रहे हैं। क्यों? चूँकि एक दूसरे का ईगो है। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना प्रारंभ कर दें, आप ये सोचें कि भाई जो है हमारा पति दिन भर एक प्रकार से बाहर जा कर के कमाता है, तब एक एक पैसे इकट्ठा करता है, उसके बाद में घर आता है, तो उसको अब जब घर पे पहुंचा है तो एक प्रकार से अगर मान लेते फ्रस्ट्रेट है, एक बार डांट भी दिया तो थोड़ा सा सह लें,
और उनको भी सोचना चाहिए कि भाई पूरा दिन बेचारी घर में बैठी रहती है, पति को अपने पत्नी के बारे में कि पूरा दिन घर में बैठी रहती है, बोर हो जाती है, हम तो बाहर घूम टहल भी लेते हैं, तो चलो चाहे संडे का चाहे शनिचर का एक बार तो ही घुमाए दिन जाए, बाजार घुमाए दिया, एक आध दिन खाना ना बनाना पड़े उन्हें, इस तरीके से व्यवस्था करें तो अच्छे तरीके से परिवार आगे बढ़ता है। देखेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोचनी पड़ती है। लेकिन अब आप सोचो कि एकदम से धौंस जमाई, वो सोचे हम धौंस जमाई, वो सोचे हम धौंस जमाई, मामला सब बिगड़ जाए। तो इस तरीके से आजकल एक प्रकार से बहुत सजग होने की ज़रूरत है। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई? शांति स्थापना के लिए पेरिस के शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण कदम था, परंतु राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में अधिक सफल नहीं हुआ, और सफल इसलिए नहीं हो चूंकि एक प्रकार से पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने लगा था। 36 नंबर क्वेश्चन से हिंडनबर्ग लाइन क्या है? 1917 ईस्वी के आरंभ में जर्मन सेनाओं ने दक्षिण के मोर्चे को सुदृढ़ करके उन्हें टोगो से आरस तक सीमित रख दिया था। यह लाइन जो है टोगो से और जो आरस तक की जो लाइन थी, यह लाइन हिंडनबर्ग लाइन के नाम से विश्वविख्यात है। इसी लाइन को एक प्रकार से सुदृढ़ कर दिया था कि भाई इस पर सेना खूब ज़्यादा रख दी थी। ठीक है, तो यही हिंडनबर्ग लाइन है, हिंडनबर्ग। 37 नंबर क्वेश्चन से पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था 1919 में, इसके बारे में बताएं। तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध जब विराम होता है, प्रथम विश्व युद्ध, तो विराम की संधि के बाद में पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है जिसमें लगभग 32 राष्ट्रों ने भाग लिया था। 70 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे विभिन्न देशों के। यह सम्मेलन पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 18 जनवरी 1919 को प्रारंभ हुआ था। इस सम्मेलन में परास्त जो देश थे यानी जो हार गए थे उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध का ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पेरिस सम्मेलन की प्रमुख संस्थाएं क्या थी उसके बारे में बताएं। स्थापनाएं या समस्याएं, क्या समस्याएं थी? पेरिस शांति सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं क्या थी? प्रमुख समस्याओं में पहली समस्या ये थी कि आदर्शवाद और कूटनीति का संघर्ष यहाँ पर चल रहा था। क्योंकि एक था आदर्शवाद, आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म, ठीक है, कि भाई एक सिंपल सा साधारण कोई चीज़ ज़्यादा एक प्रकार से चटक भटक या एक प्रकार से खूब ज़्यादा विस्तारित नीति का प्रयोग न किया जाए, आदर्शवादी विचारधारा, प्राचीन विचारधारा, उस पर चले। दूसरा कूटनीति, कूटनीति मतलब कि तरह तरह काटे रहो दूसरे देश का, ठीक है, रणनीति बनाओ कि भाई इस देश को कैसे दबा दिया जाए, तो ये सब कूटनीति होती है। तो कूटनीति और आदर्शवाद के बीच संघर्ष ये एक प्रकार से प्रमुख समस्या रही है पेरिस शांति सम्मेलन में। दूसरी बात, प्रतिनिधियों की बहुल्यता और विविध धारणाएं, क्योंकि बहुत सारे देश के प्रतिनिधि शामिल हो गए थे, सभी के मत अलग अलग थे, सभी के जो है एक प्रकार से मतों में जब विविधता हुई तो एक प्रकार से वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से एक प्रकार से ये एक प्रकार से एक समस्या उत्पन्न हुई। तीसरी समस्या थी पेरिस का विषावत प्रतिशोधात्मक वातावरण, ठीक है, यानी पेरिस जो था उस पर बड़ा एक प्रकार से मतलब उसका भी एक प्रकार से प्रतिशोध लेने की एक प्रकार से इन्वायरमेंट था, क्योंकि प्रतिशोध लेना चाहता पेरिस। चौथी बात, सुनिश्चित एवं स्पष्ट योजना कोई नहीं थी, यानी स्पष्ट और सुनिश्चित योजना का अभाव था। चौथी बात, कर्णधारों में मत का अभाव था, यानी कि जो कर्णधार थे, जो क्रांति या जो एक प्रकार से इस सम्मेलन को एक प्रकार से लीड करने वाले थे, उनमें भी मत एक नहीं था, क्योंकि अलग अलग देश के इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कुछ देश के प्रतिनिधि जो पावरफुल देश थे उन्होंने लीडिंग की थी, वो भी एक प्रकार से एक मत नहीं थे। जर्मन उपनिवेशों की समस्या यहाँ पर सामने आई। तो ये एक प्रकार से पेरिस शांति सम्मेलन की कई समस्याएं थी जो यहाँ पर ऊपर हैं, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन से पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या रहा? पेरिस शांति सम्मेलन का उद्देश्य मात्र युद्ध के स्थान पर एक दृढ़ न्यायपूर्ण शांति स्थापित करना ही नहीं था, बल्कि शांति को अस्थायी बनाने की व्यवस्था भी करनी थी, यानी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना सामने दोबारा ना हो, इसकी स्थापना करनी थी। इसके अलावा दीर्घकालीन लंबे समय जो युद्ध और संघर्ष में विध्वंस यूरोप की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को नए आधार पर पुनर्स्थापित करना था। चूँकि जब बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ था तो यूरोप एक प्रकार से उस युद्ध में एक प्रकार से झोंस चुका था। ऐसा नहीं कि एक ही देश को हानि हुई थी, दोनों देशों को हानि हुई थी, मतलब दो देश नहीं कई देश थे, तो दोनों पक्षों को हानि हुई थी। तो ऐसे में यूरोप का जो विध्वंस हुआ है उसको एक प्रकार सुदृढ़ बनाना, उसको अच्छा करना ये था, और ऐसे युद्ध दोबारा भविष्य में ना हो इसको रोकना सबसे परम उद्देश्य रहा पेरिस शांति सम्मेलन का। लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके क्योंकि इसमें एक प्रकार से मत एकता नहीं थी। 40 नंबर क्वेश्चन से पेरिस की संधि के बारे में बताएं। पेरिस में बेसिकली कितनी संधियां हुई थी? 5 संधियां हुई थी, विभिन्न देशों के बीच में 5 संधियां। पहली संधि जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई थी, ठीक है, जर्मनी के साथ वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को,
जर्मनी और वर्साय के मतलब जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई थी, मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में की गई थी। और वर्साय की संधि का एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? वर्साय की संधि का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा भैया? वर्साय की संधि एक प्रकार से एक तत्कालिक कारण के रूप में सामने आई द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि वर्साय की संधि में इतना थोप दिया गया जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी एक प्रकार से जर्मनी को बहुत ज़्यादा एक प्रकार नीचा दिखाया गया और जर्मनी के तमाम प्रकार के चीज़ों को कब्जिया लिया गया। तो ये एक प्रकार से कारण रहा। दूसरी बात अगर बात की जाए, दूसरी चीज़ ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई। किसकी? ऑस्ट्रिया जो देश था इसके साथ सेंट जर्मन की संधि की गई, इसमें भी ऑस्ट्रिया पर भी पक्षाघात किया गया। इसके अलावा बुल्गारिया के साथ न्यू दिल्ली की संधि हुई। ठीक है, ध्यान रखें, न्यू दिल्ली की संधि किसके बीच में? बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई और मित्र राष्ट्रों के बीच में और ऑस्ट्रिया के बीच में। इसके साथ ही साथ हंगरी के साथ जो हुई है वो ट्रियानो की संधि हुई। हंगरी और मित्र राष्ट्रों के बीच में संधि हुई है, कौन सी? ट्रियानो की संधि। ठीक है, इसके अलावा टर्की के साक्ष सेब्रे की मतलब टर्की के साथ किसकी संधि हुई है? सेब्रे की संधि हुई। ठीक है, टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में सेब्रे की संधि। टर्की, बुल्गारिया, जर्मनी, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब देश जो थे ये एक ही एक प्रकार से मतलब कि ये एक प्रकार से जो गुट वाले थे, ठीक है, उसमें शामिल थे, यानी कि ये एक टीम में थे। तो इन सभी के साथ अलग अलग संधियां करके इन सभी के जो है एक प्रकार से जान मतलब कि इन सभी की जमीन को, पैसे को जुर्माना लगा करके इनको एक प्रकार से दाब दिया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई, अथवा वर्साय की संधि के बारे में कुछ और चीज़ें बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले, मैं आपको क्या समझा रहा था कि भाई टर्की के साथ सेब्रे की संधि हुई, बुल्गारिया के साथ न्यू दिल्ली की, जर्मनी के साथ वर्साय की, और ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की, और हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि हुई। वर्साय की संधि 1919 में जो हुई थी, अथवा वर्साय की संधि का प्रारूप क्या था? 6 मई 1919 को वर्साय की संधि जो हुई, वर्साय की संधि का अंतिम प्रारूप बनकर के तैयार हुआ। 230 पृष्ठों में छपा हुआ था संधि पत्र, 15 भागों में बटा हुआ था। इसमें 439 धाराएं थी और 20,000 शब्द जो है इसमें लिखे थे। यह संधि जर्मनी से की गई थी और मित्र राष्ट्रों के बीच में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 42 नंबर क्वेश्चन है, सेंट जर्मन की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? तो सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, क्योंकि यह पेरिस के पास सेंट जर्मन नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इसको सेंट जर्मन की संधि कहा जाता है। ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने संधि पत्र पर 10 सितंबर 1919 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये रही आपकी सेंट जर्मन की संधि। 43 नंबर क्वेश्चन से वर्साय की संधि की प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थीं? वर्साय की संधि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जर्मनी के अंदर एक प्रकार से प्रतिशोध की भावना यहीं से आती है, और वर्साय की संधि एक तत्कालिक कारण के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के समक्ष आता है। वर्साय की संधि की प्रमुख व्यवस्थाओं में पहली व्यवस्था थी सैनिक व्यवस्थाएं, दूसरी थी प्रादेशिक व्यवस्थाएं, तीसरी क्षतिपूर्ति और आर्थिक व्यवस्था, और चौथी न्यायिक व्यवस्था। इन सभी को लेकर के जर्मनी पर एक प्रकार सारी चीज़ें थोप दी गई, जर्मनी को ही इसमें हर एक चीज़ देनी पड़ी। ठीक है, उनकी सेनाओं को कम कर दिया गया, उनसे इतने रुपए मतलब बहुत सारे रुपए की एक प्रकार से क्या कर दी गई कि भाई आप इतने रुपए एक प्रकार से दोगे, ठीक है, मतलब जुर्माना दोगे, ये सब चीज़ें कर दी गई। क्लीमेंसो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। क्लीमेंसो शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन के समय 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था। उसे सम्मेलन का शेर या फिर वयोवृद्ध केसरी की संज्ञा दी गई। वयोवृद्ध केसरी या शेर कहा गया क्लीमेंसो को पेरिस शांति सम्मेलन के समय, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ था उसमें एक प्रकार से क्लीमेंसो ही एक प्रकार सबसे वृद्ध व्यक्ति था, 80 वर्ष का था। यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों का जितना विशद ज्ञान जो थे जितना अच्छा ज्ञान क्लीमेंसो का था उसे मतलब कि उसे था शायद ही उस सम्मेलन में किसी और को था, इसीलिए इसको अध्यक्ष बनाया गया था इस सम्मेलन का, पेरिस शांति सम्मेलन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, न्यू दिल्ली की संधि। न्यू दिल्ली की संधि 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच में करी गई थी, जिसके अनुसार इसको यूनान को थ्रेस का समुद्र तट और पश्चिमी बुल्गारिया के कुछ प्रदेश यूगोस्लाविया को देना पड़ा। इसके अलावा दूसरी बात, बुल्गारिया की जल सेना समाप्त कर दी गई और 10,000 तक सैनिक कर दिया गया कि भैया आप 10,000 सैनिक रख सकते हो,
और आप जल सेना नहीं रख सकते हो। बुल्गारिया को एक प्रकार से ये निर्देश मिला। इसके अलावा बुल्गारिया पर 35 करोड़ रुपए युद्ध जुर्माना के रूप में लादा गया, जो 37 किस्तों में इनको देना था। यानी कि 37 बार में 37 किस्त में आप 35 करोड़ रुपए जो है जुर्माना देंगे। किसको? मित्र राष्ट्रों को देंगे, ठीक है, बुल्गारिया को, या मतलब कि संयुक्त राष्ट्र को देंगे, ठीक है, जो संस्था बनाई गई थी उसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 46 नंबर। ट्रियानो की संधि कब और किन देशों के बीच में संपन्न हुई थी? तो संधि जो हुई थी ट्रियानो की, वो हंगरी के साथ हुई थी, और हंगरी और मित्र राष्ट्रों के बीच में। यह जून सन 1920 ईस्वी को संधि हुई थी। इसके अनुसार ट्रांसल्वेनिया रोमानिया को दे दिया गया, और क्रीसिया सर्बिया को दे दिया जाता है। हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से ट्रियानो की संधि में किया गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के बीच में किया गया था, ठीक है, हंगरी के साथ हुआ था मित्र राष्ट्रों के बीच में। सर्बिया को क्रीसिया दे दिया जाता है, और ट्रांसल्वेनिया जो है रोमानिया को दे दिया जाता है, ठीक है, और क्रीसिया सर्बिया को दे दिया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रियानो की संधि हुई। 47 नंबर प्रश्न है, सेब्रे की जो संधि हुई है कब और किसके बीच में हुई या किससे हुई? यह संधि तुर्की की भगोड़ी सरकार के साथ हुई थी। यह 10 अगस्त 1920 ईस्वी को संपन्न हुई थी। 48 नंबर प्रश्न, लोसान की संधि की 2 निर्णयों को लिखिए। तो लोसान की संधि के द्वारा कई निर्णय लिए गए, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट ये हैं। पहली बात तो पूर्वी थ्रेस, इर्समना और आर्मीनिया टर्की को लौटा दिए जाएंगे, और दूसरा मेसोपोटामिया, सूडान, सीरिया, अरब, मिस्र, साइप्रस, फिलिस्तीन पर उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। किसका अधिकार भैया? तो एक प्रकार से टर्की का अधिकार, मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, लोसान की संधि में एक प्रकार से क्या हुआ है, लोसान की संधि में मेसोपोटामिया, सूडान, सीरिया, अरब, मिस्र, साइप्रस, फिलिस्तीन पर उसका अधिकार छीन लिया जाएगा, और पूर्वी थ्रेस, स्मरना और असीमिनिया टर्की को लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। ये 3 राज्य टर्की को मिलेगा, बाकी टर्की साम्राज्य को नहीं मिलेगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है उनके, जो टर्की का अधिकार था, टर्की साम्राज्य जो था उसका अधिकार सभी पर था। सूडान पर, मेसोपोटामिया पर, सीरिया पर, अरब पर, मिस्र पर, साइप्रस पर, फिलिस्तीन पर, तो उन सभी का अधिकार छीन लिया जाएगा, ठीक है। ये संधि हुई थी लोसान की संधि। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्र संघ का निर्माण कब और कैसे किया गया था? 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। युद्धों से बचने के लिए समस्त राष्ट्रों ने विल्सन के सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है, वुड्रो विल्सन के सिद्धांतों के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामूहिक सुरक्षा और पारस्परिक उत्तरदायित्व के आधार पर विश्व शांति स्थापित करने के संकल्प के साथ जो है राष्ट्र संघ का निर्माण किया था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्यों में पहला उद्देश्य जो था वो था कि युद्ध को रोका जाए। युद्ध, पहले बात तो युद्ध खत्म किया जाए जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। दूसरी बात, विश्व शांति को बनाए रखा जाए। तीसरी बात, पेरिस सम्मेलन में की गई संधियों की रक्षा करी जाए। यानी कि जो पेरिस सम्मेलन में जो संधि हुई है उन संधियों की रक्षा करने के लिए बनाया गया राष्ट्र संघ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को जागृत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भावना मतलब कि पूरे संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से अपना देश की भांति समझें, इस भावना को विकसित करने के लिए संयुक्त मतलब कि राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई। संयुक्त राष्ट्र तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है, ये राष्ट्र संघ बना था, यूएन, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को जागृत करना और सुरक्षित राज्यों की व्यवस्था करना, और भविष्य में ऐसे युद्ध दोबारा ना हो इसकी व्यवस्था करना। तो ये एक प्रकार से राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य में शामिल है। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 51 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं निम्न थी। पहली थी असेंबली, दूसरी थी परिषद, तीसरी थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और चौथी थी प्रधान सचिवालय। ये 4 संस्थाएं थीं जो राष्ट्र संघ को एक प्रकार से क्रियान्वित करने में मदद करती थी। कौन कौन सी? असेंबली, एक असेंबली थी, एक परिषद थी, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, और एक प्रधान सचिवालय हुआ करता था, जो कि यूएन यानी कि राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाओं के रूप में जाने जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ ने सामाजिक और मानवीय क्षेत्र में क्या कार्य किया था? तो सामाजिक और मानवीय क्षेत्र में राष्ट्र संघ ने कई कार्य किए, जैसे कि हानिप्रद औषधियों के व्यापार पर रोक लगा दी। ऐसे औषधियाँ जिनसे नुकसान पहुंच सकता है उन पर रोक लगा दी राष्ट्र संघ ने। दूसरा काम किया, शिशुओं का संरक्षण किया, जो भ्रूण हत्या वगैरह होती थी उसको रोका, शिशुओं का संरक्षण किया। शरणार्थियों को राहत देनी, शरणार्थी जो थे, अब देखिए बहुत सारे युद्ध में क्या हुआ कि भाई जो बच्चे थे
मतलब कि जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है, माता ही केवल बचती है, माता का भी देहांत हो गया है, तो उन बच्चों की एक प्रकार से देखभाल करना, शरणार्थी जो रहे हैं, जो राहत मतलब शरणार्थियों को जो राहत हो सके उनको राहत देना, किसी देश में गए तो उनको एक प्रकार, चूंकि बहुत सारे खलबली मच जाती है युद्ध के बाद में, बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा उन्हें बसाना शरणार्थियों को, स्वास्थ्य की देखभाल करना उनके, और उनके अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को देखना, ये तमाम प्रकार के कार्य जो है मानवीय क्षेत्र में, सामाजिक और मानवीय क्षेत्र में राष्ट्रसंघ के द्वारा किए गए, जो कि अति सराहनीय माने जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन से असेंबली, असेंबली की अगर बात की जाए तो राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था असेंबली थी, प्रमुख संस्था जो थी असेंबली थी, असेंबली में सारे निर्णय लिए जाते थे। राष्ट्र संघ का प्रत्येक देश जो था इस सभा का सदस्य होता था, जितने भी देश इसमें शामिल थे, सभी जो देश थे ये इसमें एक प्रकार से सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक सदस्य देश जो था वो असेंबली में 3 प्रतिनिधि अपना भेज सकता था, यानी कि प्रधानमंत्री थोड़ी ना जाएंगे, देश की तरफ से कोई व्यक्ति जा सकता है, और भी 3 व्यक्ति कम से कम, आप मतलब अधिक से अधिक 3 व्यक्ति आप हर एक देश के यहाँ पर रख सकते थे असेंबली में, ठीक है, अपने प्रतिनिधि के रूप में। परंतु प्रत्येक सदस्य देश एक ही मत दे सकता था, मतलब कि 3 व्यक्ति जरूर जाएंगे, लेकिन कोई मुद्दा छिड़ा है तो उसमें आप सारे मत, सभी लोग एक मत नहीं देंगे, मतलब कि 3 लोग गए हैं और 3 लोग खड़े हाथ कर देंगे तो 3 मत नहीं होगा, वो एक ही मत माना जाएगा, आप तीनों में से कोई एक हाथ उठा सकता है, ठीक है। सभा का प्रमुख कार्य जो था वो क्या था, विश्व शांति की स्थापना के विषयों पर विचार विमर्श किया जाए और सदस्यता प्रदान करना, जो अन्य देश शामिल होना चाहते हैं राष्ट्रसंघ में उनको मिलाना एक प्रकार से असेंबली का उद्देश्य था, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन से परिषद, परिषद क्या थी, परिषद भी एक संस्था थी जो कि संयुक्त राष्ट्र मतलब कि जो है राष्ट्र संघ की एक संस्था के रूप में काम करती है। परिषद को राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी के समस्त अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। परिषद के सदस्य जो थे वो अस्थायी और अस्थायी थे। अस्थायी सदस्यों की संख्या जो थी 5 थी और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो थी उस समय 11 थी। जैसे आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 5 सदस्य हैं अस्थायी और 10 सदस्य हैं अस्थायी। इन 10 सदस्यों में भारत का नाम है, ठीक है, लेकिन इन 5 सदस्यों में भारत का नाम नहीं है, ठीक है। अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर भी होता है, जबकि अस्थायी के पास नहीं होता। परिषद का कार्य था विश्व शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करना, यानी ऐसे राष्ट्र जो कि एक प्रकार से नीतियों का उल्लंघन करेंगे, विश्व शांति को एक प्रकार से खतरा पहुंचाएंगे या विश्व शांति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, उनके विरुद्ध एक प्रकार से कार्रवाई करना, ये उद्देश्य रहा परिषद का, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वैसे करी गई थी 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हेग में करी गई थी। हेग एक स्थान है, तो हेग में इसकी स्थापना करी गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई थी और उनका कार्यकाल जो था वो 9 वर्ष का रखा गया था, कि यानी एक न्यायाधीश जो है 9 साल तक नौकरी कर सकता है इसमें। जिनका निर्वाचन जो होता था, यानी कि ये कैसे चुने जाएंगे, तो ये असेंबली जो हुआ करती थी, असेंबली और परिषद के संयुक्त बैठक होती थी और संयुक्त बैठक में यह निर्णय होता था कि कौन न्यायालय का एक प्रकार से जो है न्यायाधीश होगा, ठीक है। यह न्यायालय विभिन्न देशों के पारस्परिक झगड़ों पर कानूनी राय देता था। अगर कोई देश एक प्रकार से आपस में झगड़ा कर रहा है, आपस में वैचारिक द्वंद्व है या किसी भी मुद्दे को लेकर के द्वंद्व है, ठीक है, तो उस द्वंद्व को खत्म करने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुकदमा देखता था। संपूर्ण देशों के जो एक प्रकार से विवाद होते थे, झगड़े होते थे, उन सभी का निर्णय कौन लेता था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिया करती थी, ठीक है। तो ये राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था के रूप में काम करती थी। अच्छा, राष्ट्र संघ की असफलता के कई कारण हैं और उन्हीं कारणों में से आप कुछ कारण बताएं, प्रश्न पूछा गया है। तो प्रमुख कारणों में पहला कारण है वर्साय की संधि में लीग का संबंध जुड़ा होना। चूंकि वर्साय की संधि से जो लीग ऑफ नेशन था इसका संबंध जुड़ा था, इस कारण से चूंकि वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई थी और लीग ऑफ नेशन ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया था, ये पहला कारण रहा। दूसरा कारण रहा भाई अमेरिका का असहयोग। अमेरिका का असहयोग प्राप्त हुआ राष्ट्र संघ को। राष्ट्र संघ में अमेरिका ने भाग नहीं लिया। अमेरिका एक प्रकार से जैसे बड़े देश ने जब भाग नहीं लिया तो एक प्रकार से वैसे आप समझो कि खत्म है सारी चीज़ें, ठीक है। तीसरी बात संवैधानिक दोष था इसमें, क्योंकि जो संविधान बनाया गया था जो वो पक्षपातपूर्ण था, वो सही तरीके से नहीं था। इसके अलावा युद्ध का अपूर्ण निषेध था, युद्ध का अपूर्ण निषेध किया गया था, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से निषेध नहीं, अपूर्ण निषेध, अपूर्ण मतलब कि पूरी तरीके से निषेध नहीं किया गया था, युद्धों को समाप्त करने की पूरी बात नहीं करी गई थी। इसके अलावा तुष्टीकरण का अभाव था, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न देशों का स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ था। हर एक देश अपने अपने को आगे बढ़ाने
के लिए तत्पर थे, लेकिन दूसरे देशों को एक प्रकार से दबाने के लिए, जो अमीर देश थे, जो पावरफुल देश थे, वो प्रभुत्व स्थापित कर ले जा रहे थे, और जो गरीब देश थे वो एक प्रकार से उन्हीं के अंडर में काम ही कर रहे थे। तो इसको लेकर के इसमें कोई निर्णय नहीं दिया गया। आर्थिक विप्लव का भी एक प्रकार से समस्या यहाँ पर सामने देखने को मिलती है। तो ये कई कारण रहे हैं मेरे भाइयों, जो एक प्रकार से असफलता हुई राष्ट्रसंघ की, लीग ऑफ नेशन की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 57 नंबर प्रश्न है बोल्शेविक। बोल्शेविक रूस का एक स्थान है, तो रूस में जो क्रांति हुई उसको बोल्शेविक क्रांति भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बोल्शेविक नामक स्थान से पहली बार क्रांति की शुरुआत हुई है। बोल्शेविक क्रांति जो हुई 1917 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांति के 4 कारण लिखें। पहला कारण ये रहा कि 1905 ईस्वी की क्रांति हुई। दूसरी बात, महायुद्ध का प्रभाव पड़ा, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका प्रभाव इस पर पड़ा। 1914 से 1918 तक एक प्रकार से युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसका प्रभाव इस पर पड़ा, और 1917 ईस्वी में ही आप देखते हैं क्रांति हो जाती है पावरफुल। पश्चिमी यूरोप का प्रभाव भी पड़ा इस पर, पश्चिमी यूरोप में तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही थी, और मध्य वर्ग का प्रभाव भी पड़ा, चूंकि मध्य वर्ग जो था वो एक प्रकार से अब उच्च खुल करके सामने आ रहा था, वो भी विरोध करने के लिए तत्पर हो रहा था, चूंकि उसको भी जानकारी हो गई थी कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमको स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती है, हमको ये अधिकार क्यों नहीं प्राप्त है। तो वो जब अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, तो इस कारण से क्या हुआ, मध्य वर्ग भी प्रभाव में आया, और मध्य वर्ग भी एक प्रकार से क्रांति के लिए एक प्रकार से मोर्चा खोल दिया। इस तरीके से रूसी क्रांति हो जाती है। तो ये है रूसी क्रांति। 59 नंबर क्वेश्चन से, रूसी क्रांति का महत्व क्या है। पहला महत्व ये है कि शासन पर मजदूरों का अधिकार हुआ, क्योंकि शासन पर इससे पहले मजदूरों का अधिकार नहीं था, मजदूर लोग दबाए जा रहे थे। आप देखेंगे रूस जो है समाजवादी विचारधारा पर काम करता है, वो एक प्रकार से हर एक व्यक्ति को विकास की मतलब कि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था पर है, और रूस जो है आपका समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, इसलिए इसको साम्यवादी रूस कहते हैं। साम्यवादी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हर एक काम जो एक होगा वो सरकार करेगी और सभी के लिए करेगी, हर एक वस्तु पर सार्वजनिक अधिकार होगा, सभी का अधिकार होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य होगा, केवल पूंजीपति ही प्रभुत्व नहीं स्थापित कर पाएंगे, सर्वहारा वर्ग के लोग भी जो है मजदूर वर्ग का भी अधिकार होगा हर एक चीज़ों पर। तो ये शासन पर मजदूरों का अधिकार हुआ। दूसरी बात, साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव यहाँ पर पड़ा। साम्यवादी विचारधारा, कार्ल मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े विद्वान आदमी कार्ल मार्क्स भी थे। कुछ मुद्दों में मुझे थोड़े से हल्की विद्वान लगते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से तो कम से कम 2-3 लाख गुना ऊपर थे कार्ल मार्क्स वगैरह। तो कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी विचारधारा के या समाजवाद के वैज्ञानिक जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक पिता कहे जाते हैं समाजवाद के, सोशलिज्म के। तो उन्होंने एक प्रकार से सर्वहारा या मजदूरों के लिए बड़ा काम किया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी कार्ल मार्क्स वगैरह ने। ठीक है, तो साम्यवादी विचारधारा, लेकिन कुछ मुद्दों में उन्होंने कई चीज़ों पर गलत टिप्पणियां करी हैं, जो कि एक प्रकार से मैं उसके पक्षधर में नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि रहे होंगे जिस समय रहे होंगे विद्वान, आज के विद्वानों में अगर बात किया है तो ऐसे विचारधाराएं जो उन्होंने दी उस समय, वो उस समय के लिए ठीक मानी जा सकती हैं, लेकिन आज वर्तमान के हिसाब से अगर देखें तो वर्तमान में कुछ मुद्दों तक प्रासंगिक ही रह जाते हैं कार्ल मार्क्स, हर एक मुद्दे में प्रासंगिक कार्ल मार्क्स नहीं होंगे। और हर कोई विद्वान ऐसा नहीं होगा कि भाई जो आपने आज के 10,000 साल पहले बातें बोल दी, या आपने जो है 100 साल पहले 200 साल पहले बातें बोली। 200 साल पहले समाज कैसा था, 200 साल पहले समाज में क्या स्थितियां थी, क्या सिचुएशन थी, उस समय आपने जो विचारधारा दी, क्या आज वही विचारधारा आप 200 साल बाद में वही विचारधारा आजो फॉलो करोगे? नहीं फॉलो करोगे, आप गलत फिर सोच रहे हो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन के साथ अगर आप परिवर्तित नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, अन्य देशों की नीति में परिवर्तन भी आपको यहाँ पर रूसी क्रांति के बाद में देखने को मिलते हैं। बोल्शेविकों की असफलता के 4 कारण बताएं। बोल्शेविकों की असफलता क्यों हुई, इसके 4 कारण बताएं भाई। पहला कारण यह रहा कि रूस में सामंत वर्गों में असंतोष पैदा हो गया। इसके अलावा दूसरी बात सामाजिक सरकार की असफलता हुई। तीसरी बात, लेनिन का कुशल नेतृत्व आ गया। और चौथी बात, विश्व बंधुत्व की भावना भी लोगों में आने लगी। तो ये कई कारण है जिससे बोल्शेविक की असफलता हुई। 61 नंबर क्वेश्चन से, रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था। तो रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय जो था, जार निकोलस द्वितीय, ये रूस का शासक था, जो प्रतिक्रियावादी निरंकुश व्यक्ति माना जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन से, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहते हैं भैया? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 63 नंबर क्वेश्चन से, खूनी रविवार की घटना किस तिथि को हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खूनी रविवार की जो घटना हुई है 22 जनवरी
1905 ईस्वी को हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन से जार की उपाधि किस देश के राजाओं को दी जाती थी? तो जार की उपाधि रूस के जो देश के जो राजा हुआ करते थे उनको एक प्रकार से जार कहा जाता था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है नाजीवाद क्या है? जैसे अपने यहाँ पर महाराज बोलते हैं, महाराजा विक्रमादित्य या विक्रमादित्य उपाधि होती है, ऐसे ही महाराज, राजा, महाराजा, अधिराज, ये सब जो अपने यहाँ पे वो चलती थी, ऐसे ही वहाँ पर अगर आप देखेंगे, कहाँ पर बाबू, कहाँ पर जो है रूस वगैरह में, तो रूस में जार कहा जाता था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाजीवाद क्या है? नाजीवाद से क्या अभिप्राय है? दोनों प्रश्न आपसे पूछेगा। नाजीवाद वस्तुतः हिटलर था, हिटलर की विचारधारा नाजीवाद। नाजीवाद एक प्रक्रियात्मक आंदोलन था जिसका उत्कर्ष और विकास जो है प्रथम महायुद्ध से उत्पन्न हुआ था, असंतोषजनक परिस्थितियों से हुआ। चूंकि मतलब जर्मनी के साथ जब एक प्रकार से अन्याय हुआ, किसी देश ने नहीं बोला, तो हिटलर का उत्पन्न होना जरूरी ही था। नाजीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारता, शांति, अंतर्राष्ट्रीयता, साम्यवाद तथा समाचार का कोई स्थान नहीं था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारता, शांति, अंतर्राष्ट्रीयता, ये सब कुछ नहीं मानता था। जर्मनी में एक प्रकार से हिटलर जो था, हिटलर चूंकि उसने जर्मनी को एकीकृत किया और बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ, और उसके बाद में फिर से उसने अटैक किया, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, एक प्रकार से उसमें हिटलर की बड़ी भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 66 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष क्या है? हिटलर ने कारावास, जब उसको जेल हो गई थी, उसमें अपनी एक पुस्तक लिखी थी मीन कैंप यानी मेरा कारावास। यह हिटलर के संघर्ष और दर्शन की एक प्रतीक पुस्तक मानी जाती है। इसका प्रथम भाग जो है 1925 में तथा द्वितीय भाग 1927 में, 2 वर्षों के बाद में प्रकाशित हुआ। हेजन महोदय ने इस पुस्तक को जो है मजियों का बाइबल कहा है, मजियों का बाइबल कहा है। हेजन महोदय ने किस पुस्तक को? हिटलर की मीन कैंप पुस्तक को, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है एंटी कॉमिंटर्न की संधि जो हुई वो क्या थी? 25 नवंबर 1936 ईस्वी को हिटलर ने जापान के साथ एंटी कम्युनिस्ट संधि संपन्न की। इस संधि के द्वारा जर्मनी तथा जापान में साम्यवादी सोवियत रूस के प्रतिरोध हेतु समझौता किया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी की शक्ति जो है और बढ़ जाती है। तो ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 68 नंबर प्रश्न आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न, नाजीवाद तथा हिटलर के उत्कर्ष के क्या कारण थे? देखिए, उत्कर्ष के कई कारण थे। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय से जर्मनी में निराशा थी, इस कारण से हिटलर में मतलब हिटलर नाजीवाद का उत्कर्ष जरूरी था। प्रथम विश्व युद्ध के समय पराजय से क्या हुआ, जर्मनी में निराशा थी, जर्मनी पर एक प्रकार से तमाम प्रकार के वो लाद दिए गए थे कर्जे जो उसको देने थे। इसके अलावा वर्साय की अपमानजनक शर्मनाक संधि की कठोरता, क्योंकि इसमें बहुत अपमान जर्मनी का हुआ था, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसको खोनी पड़ी थी, ये भी एक मन में था। तीसरी बात, बीमार गणतंत्र की असफलता, ठीक है, तो गणतंत्रता की असफलता जो एक प्रकार से रही, इसमें नाजीवाद हिटलर के उत्कर्ष में एक कारण ये भी रहा। इसके अलावा साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव, चूँकि साम्यवाद लगातार बढ़ रहा था, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक कारण भी कई सारे रहे, हिटलर का यहूदी विरोधी नीति, ठीक है, तो हिटलर की एक प्रकार से ये भी, तो ये एक प्रकार से ये कई कारण रहे जो कि नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष के कारण रहे, ठीक है। आगे देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्योंकि यहूदियों को हिटलर ने ही भगाया था वहाँ से। जो आज यहूदियों का देश है, मैं आपको बताऊँ, यहूदियों का देश जो आपका क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, फिलिस्तीन, अभी उसके मतलब फिलिस्तीन तो नहीं, क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में है और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पावरफुल देश है, अपना पूरा देश, मोसाद उसकी एजेंसी, इज़राइल जो देश है, इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा था अभी, तो इज़राइल जो देश है वो एक प्रकार से वहाँ पर यहूदी ही रहते हैं। उन यहूदियों को हिटलर ने ही भगाया था वहाँ से। हिटलर जो था एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा यहूदियों से घृणा करता था, यहूदियों को उसने सभी यहूदियों को वहाँ से भगा दिया था, ठीक है, जर्मनी से। तो वो सब भाग करके यहाँ पर आए थे, फिलिस्तीन में बस गए थे। मतलब फिलिस्तीन उस समय एक प्रकार से देश था एक, तो उसी में बस गए थे और उसका एक कंट्री हो गई थी, तो इजराइल के नाम से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यह विवाद होता है कि भाई तुम बाहर से है, तुम बाहर से है, ठीक है, चर्चा करेंगे उस पर। हिटलर जो था एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला कूटनीतिज्ञ था। वस्तुतः हिटलर में अधिनायक के सभी गुण थे। वह बड़ा आत्मसम्मानी था, भावुक था, साहसी था, दृढ़ संकल्पी था, तो ये पावरफुल व्यक्ति था। नाजीवाद वस्तुतः हिटलरवाद ही था। नाजीवाद जो विचारधारा हिटलर की विचारधारा है, हिटलर की ही विचारधारा है, ऐसा कह सकते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन से रोम बर्लिन धुरी की स्थापना कब और कैसे हुई थी? तो अबिसिनिया युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांस ने ब्रिटेन का साथ दिया था, तो फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ हो गए थे। मुसोलिनी संकट के समय एक जो है विश्वस्त मित्र की तलाश में था, अतः जर्मनी से एक समझौता कर लिया था उसने, और यह समझौता था कि रोम बर्लिन धुरी के नाम, इसी समझौते को रोम बर्लिन धुरी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 11 जुलाई 1936 को इस समझौते में इटली ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी का अंग स्वीकार कर लिया। तो इटली ने ऑस्ट्रिया को क्या कहा कि जर्मनी का अंग है ऑस्ट्रिया इस तरीके से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, रोम बर्लिन धुरी। 71 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, फांसीवाद का क्या अभिप्राय है? नाजीवाद तो आपने समझ लिया, फांसीवाद क्या है? फांसीवाद शब्द जो है ये फेसिकस तथा इटालियन शब्द के फोसियो मतलब फेसियो से मिल करके बना है। फांसीवाद वस्तुतः सर्वाधिकारवाद का पर्यायवाची प्रतीत होता है, उसी का दृष्टिकोण है। फांसीवाद में तर्क का कोई स्थान नहीं है। शक्ति और सजीवता इसके मुख्य तत्व हैं। शक्ति और सजीवता, जो जीवित है जिसके पास शक्ति है उसी का सब कुछ है, ये है फांसीवादी विचारधारा। 72 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ है? सर्वाधिकारवाद के अनुसार मनुष्य का अपने जीवन पर अधिकार नहीं होता है। सर्वाधिकारवाद में क्या होता है, मनुष्य जो है अपना मालिक खुद नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य का जीवन राज्य की धरोहर है, राज्य का जीवन है, सार्वजनिक सभी का है एक प्रकार से, ठीक है। और उसका उपयोग राज्य के हित में होना चाहिए, यानी कि जो मनुष्य है उसका उपयोग राज्य के हित में होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर अपना कोई अधिकार नहीं, मनुष्य पर राज्य का अधिकार है, प्रजा जो है उस पर राज्य का अधिकार है, और राज्य जो है उसका उपयोग कर सकती किसी भी मुद्दे पर। सर्वाधिकारवाद में राज्य और सर्वोपरि सर्वशक्तिमान पूर्ण संस्था मानी जाती है राज्य, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, मुसोलिनी कौन था भाई? मुसोलिनी की अगर बात करें तो मुसोलिनी जो है इटली का एकमात्र तानाशाह, कुशल नेतृत्व, शक्तिशाली वाला व्यक्ति था, ओजपूर्ण वक्ता भी था। उसने अपने भाषणों में रोम के प्राचीन गौरव को स्थापित करने का वचन दिया था। उसने 22 निगम परिषदों की स्थापना भी करी, जिनमें फासिस्टों का बोलबाला था। फासिस्ट मतलब फांसीवादों का बोलबाला था। 74 नंबर क्वेश्चन से, फासिस्ट विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे? फासिस्ट में मुसोलिनी का नाम आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फासिस्ट विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य ये था कि शांति कायरों का स्वप्न है, यानी कि शांति जो होती है वो कायरों का सपना होता है। युद्ध वगैरह तो होते रहते हैं, ठीक है, कायर लोग शांति की बात करते हैं, युद्ध तो एक प्रकार से वीर करते हैं, ठीक है। यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौ खाए मर जाए, इस तरीके से होता था, ठीक है। रिमझिम भाला बरसे वह मैदान के बीच में जाए। तो ये एक प्रकार से यानी कि युद्ध जो होते हैं, जैसे अपने भारत में चलता था कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। तो ये मानते थे फासिस्ट या फांसीवादी विचारधारा के लोग कि शांति जो होती है वो कायरों का एक सपना होता है। दूसरी बात, इटली के लिए संसार में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करना जरूरी है, फासिस्ट विदेश नीति में यही था। वर्साय की संधि में संशोधन तथा मित्र राष्ट्रों का प्रतिकार किया जाए। वर्साय की संधि में जो गलतियां या जो एक प्रकार से हम पर थोपा गया वो चीज़ एक प्रकार से खत्म करी जाए, उसका प्रतिकार किया जाए। इसके अलावा भूमध्य सागर पर इटली की प्रभुता स्थापित करके अफ्रीका में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया जाए। तो ये एक प्रकार से ये फासिस्ट विदेश नीति के उद्देश्य थे इतने सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 75 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इटली में फासिस्टवाद के 2 प्रभाव बताएं। पहला प्रभाव, इटली में फासिस्टों के प्रभाव से क्या हुआ, यूरोप में प्रजातंत्र विरोधी भावना जो है, लोकतंत्र विरोधी भावना सामने आई। और दूसरी बात, फासिस्टवाद के कारण से क्या हुआ, विश्व में शांति विरोधी भावना को प्रोत्साहन मिला और विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की एक नींव जो है वो पड़नी स्टार्ट हो गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूमोबीवाद। फ्यूमोबीवाद क्या है? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली ने फ्यूमे पर अधिकार करने का भरसक प्रयास किया, परंतु विल्सन जो था उसके विरोध के कारण से इटली असफल रहा। 1924 ईस्वी में मुसोलिनी ने यूगोस्लाविया से संधि कर ली, जिसमें जो है बारोसा तथा सुसाक जो था यूगोस्लाविया को मिले और फ्यूमे बंदरगाह पर इटली का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। तो ये था एक प्रकार से फ्यूमे विवाद, ठीक है। तो एक प्रकार से फ्यूमे एक बंदरगाह था जिस पर इटली का अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है बाद में, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोरफू विवाद क्या है? कोरफू विवाद के बारे में बताएं। देखिए 27 अगस्त 1923 को एक इटालियन अफसर जो था
और उसके 3 अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उसके साथी, उसका यूनानी बदमाशों ने खून कर दिया था। यूनान के जो बदमाश थे उन लोगों ने 27 अगस्त को 1923 को इटालियन अफसर और उसके 3 अधिकारी और थे, यानी 4 लोगों की खून कर दिया था। मुसोलिनी ने इस जघन्य अपराध के लिए यूनानी सरकार से माफ़ी मांगने को कहा था कि भाई अगर आप यूनानी सरकार से कहा कि भाई आप माफ़ी मांगो इसके लिए, क्योंकि आपके यहाँ से लोगों ने किया है ये, तथा बगैर चेतावनी के कोरफू पर बमबारी करके अधिकार कर लिया गया। ब्रिटेन के विरोध के कारण से क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि लेकर के कोरफू जो था, कोरफू मुसोलिनी को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो कोरफू पर मुसोलिनी ने एक प्रकार से कहा कि भाई आप माफ़ी मांगो यूनानी सरकार से, तो यूनानी सरकार नहीं मांगती है। उसके बाद में मुसोलिनी उस पर आक्रमण कर देता है और बमबारी करके अपने अधिकार में ले लेता है। फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन का विरोध हुआ, ब्रिटेन ने विरोध किया इस बात का। उसके बाद में क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी धनराशि एक प्रकार से लेकर के मुसोलिनी बड़ी धनराशि लेता है और उसके बाद में कोरफू को छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह था कोरफू विवाद। अगला क्वेश्चन से 78 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के आर्थिक संकट के 4 कारण लिखिए। तो अमेरिका में आर्थिक संकट के कई कारण थे। पहला था सट्टेबाजी, दूसरा था विदेशी व्यापार की समाप्ति, तीसरा था उत्पादन की अधिकता और वितरण की समस्या, और चौथा था विदेशी ऋण की भी अदायगी, मतलब की अदायगी जो थी वो रुक गई थी। तो अमेरिका के आर्थिक संकट में ये कई कारण थे, सट्टेबाजी, विदेश व्यापार की जो समाप्ति है ये सब, इसके अलावा उत्पादन की अधिकता और वितरण की समस्या। तो उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, वितरण उसका हो नहीं पा रहा था, बेच नहीं पा रहे थे, निर्यात नहीं हो पा रहा था, इस कारण से कई सारे संकट आए। 79 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में आर्थिक संकट के परिणाम क्या हुए लिखिए। तो पूंजीवादी अमेरिका में व्याप्त भयावह स्थिति को राष्ट्रपति हूवर नियंत्रित नहीं कर पाए थे। क्रांति की भयंकर स्थिति देखते हुए अमेरिका की सार्वजनिक परंपरा अवश्य प्रशंसनीय है, क्रांति नहीं हुई और लोकतंत्रीय परंपरा के अनुसार जनता ने 1932 ईस्वी के चुनाव में डेमोक्रेटिक दल को विजय दिलाई एवं प्रत्याशी फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया गया। ये एक प्रकार से अमेरिका में आर्थिक संकट के ये परिणाम निकले कि भाई जो है सरकार चली जाती है और फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े नेता थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। न्यू डील का क्या अर्थ है? न्यू डील, न्यू डील जो है एक संकटकालीन कार्यक्रम था जिसका मूल उद्देश्य था दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था जो थी, जो दोषपूर्ण थी, उसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसको ठीक किया जाए। 81 नंबर प्रश्न, न्यू डील का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यू डील का मुख्य उद्देश्य प्रचलित अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप करना और नियंत्रण स्थापित करके आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों को समाप्त करना था, ताकि एक प्रकार से क्या किया जाए, जो एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ है अमेरिका की, उसको ठीक ठाक मात्रा में किया जाए। ये एक प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप था, एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य था, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाई जा सके। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। न्यू डील के अंतर्गत कौन कौन सी नीतियाँ तैयार की गई थी? पहली नीति न्यू डील के अंतर्गत ये तैयार की गई, औद्योगिक नीति बनाई गई। इसके अलावा जो आर्थिक प्रत्युत्थान की नीति बनाई गई, कृषि नीति बनी नई, वित्तीय नीतियाँ भी तमाम सारी बनाई गई। तो इसके कारण से नई नई चीज़ें आई और सामने और संकट को हटाया जा सका। 83 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब और कैसे हुआ? यानी कि जो आज यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसकी मतलब की स्थापना कैसे हुई? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अधिवेशन जो हुआ वो हुआ, जिसमें लगभग 50 राष्ट्रों ने एक प्रकार से एक प्रारूप पर हस्ताक्षर करके 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव हुआ, इसकी स्थापना हो जाती है। आपको बता दूं एक प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी स्थापना होती है, ये बात आप द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में शुरू हो गया था और उसको ताकि भविष्य में दूसरा कोई युद्ध ना हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या बना था? लीग ऑफ नेशन बना था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी एक प्रकार से कार्यमान है और चल रहा है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अवयव अंग को बताएं। देखिए प्रधान अवयव, साधारण महासभा की स्थापना की गई। इसमें देखिए कई तत्व हैं। साधारण महासभा है पहली, दूसरी बात में सुरक्षा परिषद इसमें है, चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद भी एक प्रकार से इसका एक अंग है, न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से 5 या 6, ठीक है, 6 अंग आपके हैं। यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा 6 आपका ऐसे लिख दें, ठीक है। तो 6 सचिवालय, 6 अंग एक प्रकार से 6 तत्व हैं, 6 एक प्रकार से अवयव हैं, 6 तत्व हैं, 6 अंग हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले 85 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 2 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था है। प्रथम प्रकार के सदस्य वे राष्ट्र हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था या चार्टर के विधान को स्वीकार किया था। दूसरे प्रकार के सदस्य वे थे जिन्होंने संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को स्वीकारक करके प्रार्थना पत्र के जरिए सदस्य बने थे। तो ये 2 एक प्रकार से शामिल हो सकते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन से महासभा, साधारण सभा या महासभा के बारे में कुछ बताएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है महासभा, जिसमें समस्त सदस्यों को बैठने का हक होता है। इसका अधिवेशन साधारण वर्ष में एक बार होता है, मतलब हर वर्ष में एक बार सितंबर महीने के तीसरे बृहस्पतिवार से शुरू होता है और महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में की जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के बारे में बताएं। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय जो है, मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। परिषद में 5 अस्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। ठीक है, अस्थायी देशों में आपका चीन शामिल है, फ्रांस शामिल है, सोवियत संघ शामिल है, यानी कि जो है सोवियत संघ मतलब कि आपका जो रूस है वो शामिल है, ब्रिटेन शामिल है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये 5 देश शामिल हैं अस्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है, इसमें सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? आपके 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जबकि अस्थायी देशों में 10 की संख्या में लोग हैं। अब इन 10 देशों में भारत भी अपना शामिल है। ठीक है, भारत की बात हो रही है कि भाई इसमें 6 कर दिए जाएंगे अस्थायी सदस्य में, लेकिन चीन इसका विरोध कर रहा है क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार है। 88 नंबर में बता रहा हूँ निषेधाधिकार क्या है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की प्रक्रिया संबंधी मामले में निर्णय हेतु उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में उपस्थिति अनिवार्य है। यदि महत्वपूर्ण मामलों में कोई अस्थायी निर्णय के विरुद्ध मत दे देता है इन 5 में से कोई व्यक्ति, कोई भी निर्णय है, कोई भी दुनिया का निर्णय, अगर चीन, फ्रांस और रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, इन 5 में से कोई भी व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, तो वो शर्त वहीं पर खारिज हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और यही कारण है कि भारत आज अस्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है, क्योंकि चाइना इसका विरोध कर देता है। ठीक, ये वीटो पावर होता है, तो निर्णय जो है अमान्य माना जाता है। यही अधिकार अस्थायी सदस्यों का वीटो अधिकार कहलाता है, वीटो पावर कहलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक मिनट और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर को करिकुलर मास्टर चैनल आपको दिखाई पड़ रहा है, को करिकुलर मास्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे ये नहीं लिख दिया गया है। को करिकुलर मास्टर की अगर बात की है तो ये आपके जो है को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में जानना पड़ता है। आप हर एक सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो सभी सब्जेक्ट में आपको एक प्रकार से, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है नहीं लिया, तो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ता है, जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से देते आ रहे हैं 5th सेमेस्टर तक। तो ऐसे ही को करिकुलर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना होता है। तो इसकी सारी वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी कहाँ पर, को करिकुलर मास्टर चैनल पर। तो आप जाकर के विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर भी है उनको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके भविष्य से रिलेटेड जो जानकारी होगी कि भाई अब आपको आगे क्या करना है, बीएड करना है, बीटीसी करनी है, या फिर बीए एलएलबी करनी है, या एक प्रकार से आपको आगे और क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप बताऊँगा मैं। ठीक है, इसके अलावा 89 नंबर क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 14वें अध्ययन में 92 से लेकर 96वीं धाराओं तक इसके संगठन और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका मुख्यालय हेग यानी कि हॉलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो एक अंग है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखें, सचिवालय। सचिवालय की अगर बात की जाए चार्टर के 15वें अध्याय में 97 से लेकर के 101 धाराओं तक संघ के कार्यों को संपादित करने वाले सचिवालय का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक महासचिव और आवश्यकता के अनुसार अनुरूप अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की जो संस्तुति होती है उस पर महासभा करती है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी माना जाता है। तो ये है सचिवालय। 91 नंबर क्वेश्चन से न्याय परिषद होती है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में न्याय परिषद भी है। न्याय परिषद की अगर बात किया है तो चार्टर का जो 8वां अध्याय है और उसमें न्याय परिषद का संबंध जो है उसके बारे में विचार दिया गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार
संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौते के द्वारा संपादित किया जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद का संयुक्त राष्ट्र में महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस संस्था के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के जो अराजनीतिक प्रकृति के उद्देश्य होते हैं उनको संपन्न किया जाता है, यानी राजनीतिक उद्देश्य नहीं, बाकी उद्देश्य जो खास करके आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य या अन्य कोई उद्देश्य जो होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग सोचते होंगे कि सर जी हड़बड़ा के कहाँ भाग जाते हैं तुरंत, क्योंकि मैं अपने घर से ही सारी चीज़ें करता हूँ ना। तो जैसे पिताजी आज हमारे हैं नहीं, तो सामने जैसे घर पे कोई आता है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, क्योंकि पिताजी हमारे जो है सामाजिक व्यक्ति हैं। तो जब लोग आते हैं, कोई काम पड़ता है, किसी को कुछ रुपया पैसा लेना रहता है या फिर कुछ भी करना रहता है, तो पिताजी हमारे जो है सबकी मदद करते हैं, तो वो तुरंत जो है दे देते। तो वही एक व्यक्ति अभी आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी से पैसा कुछ लिया था, तो वही देने के लिए आए थे कि जो है भैया जो है भैया नाई हैं। तो हम कह नाई भैया नाई हैं हमें बताओ भैया का काम है। तो बताएं कि भाई पूरा स्टोरी कि हम पैसा ले गए ना, यादव जी रहे गाँव के, तो लेके आए दीन भाई कुछ रुपया ले गिरे। आप कहा बताइए आप सबसे ज़्यादा। चलें अब पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई थोड़ा सा और बचा है क्लास। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, यही तो मैं समझा रहा था आपको ना, क्या पढ़ा रहा था। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक परिषद मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। इसके बाद में 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। पहला कारण था कि वर्साई की दोषपूर्ण संधि जो थी उसकी शर्मनाक संधि थी। ये शर्मनाक संधि इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इस संधि में क्या किया गया कि इस संधि में एक थोपनी संधि थी, यानी दबा दिया गया जर्मनी को। जर्मनी को इतना ज़्यादा एक प्रकार से ठूंसा गया, इतना ज़्यादा दबाया गया कि जर्मनी एक प्रकार से उससे उबरते उबरते बड़े साल लग गए। उसके बाद में जब उसको पता चला, हिटलर चूँकि जानता था, हिटलर उस प्रथम विश्व युद्ध में भी था, तो उसने एक प्रकार से सोच रखा था कि भाई जब भी हम सत्ता में आएंगे, पावरफुल होंगे, तो रेलेंगे जरूर। तो एक प्रकार से जब वो शासन में आता तो उसको एक प्रकार से ये याद रहती वर्साई की शर्मनाक संधि। दूसरी बात राष्ट्र संघ की असफलता, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन बनाया था इन देशों ने वो असफल हो गया। तीसरी बात निशस्त्रीकरण की असफलता, जो निशस्त्रीकरण की नीति आई थी, निशस्त्रीकरण की अब शस्त्रों को कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा शस्त्र न बनाए जाएं, वो भी एक प्रकार से विफल हो गया। आर्थिक कारण भी कई सारे रहे, तानाशाहों का उत्थान हो रहा था, तुष्टीकरण की नीति एक प्रकार से अपने चरम पर थी, उग्र राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरने लगी थी लोगों में। हर एक राज्य अपनी सीमा को विस्तार करना चाहता था, हर एक राष्ट्र बलशाली बनना चाहता था। ऐसे में एक प्रकार से वैचारिक द्वंद्व अपने चरम पर था। पूंजीवाद, समाजवाद और तमाम प्रकार की विचारधाराएं सामने आ रही थी। तो इन सभी विचारधाराएं जब सामने आ रही थी, आपस में टकराव हो रहा था, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा फुलफुला रही थी एकदम से उस दौरान एक प्रकार से। तो युद्ध का परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का। सैनिक गुटों का निर्माण हो रहा था, तमाम प्रकार के सैनिक लोग रख रहे थे, तमाम प्रकार के शस्त्रों का निर्माण हो रहा था। तो ऐसे में एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध निश्चित ही था। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक मतलब कि जिसके कारण से तुरंत युद्ध हुआ। सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड से जर्मन सेनाएं हटाने का इंग्लैंड तथा फ्रांस ने चेतावनी दी कि भाई पोलैंड से सेना हटा ले। हिटलर से कहा, ठीक है, जर्मनी का शासक था हिटलर। तो 2 दिन प्रतीक्षा के बाद जो है 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड व फ्रांस ने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी और कुछ ही माह में द्वितीय महायुद्ध संपूर्ण विश्व युद्ध में फैल जाता है। ठीक है, पोलैंड से हटाता नहीं सेना, चूंकि 1939 में हिटलर ने क्या कर दिया, पोलैंड ज़्यादा छिदक रहा था तो उस पर आक्रमण कर दिया। अब पोलैंड के साथ कौन आ गया, इंग्लैंड और फ्रांस आ गए। तो इन लोगों ने एक प्रकार से युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ जाती है। ये तत्कालिक कारण रहा। 95 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले। देखिए, युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। सबसे पहली बात, युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। एक देश के लिए अच्छा होगा तो दूसरे के लिए बहुत बुरा होता है। कोई अगर किसी व्यक्ति की हानि होती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, जन धन हानि होती है, तो कोई किसी को खुशी कैसे मिलेगी भाई। तो ये चीज़ें गलत हैं। 95 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताएं। परिणाम ये निकला कि फासिस्टवादी अधिनायक तंत्र का ह्रास हुआ, खत्म हुआ, यानी जो हिटलरवादी नीति थी उसका दमन हुआ। इसके अलावा साम्राज्यवाद का ह्रास हुआ, जो साम्राज्यवादी नीति थी इसको भी कब्जे आ लो, वहाँ कब्जे आ ले, वहाँ कब्जे आ ले, वो सब खत्म।
ठीक है, यानी उसमें कमी, साम्राज्यवाद में कमी आई। ठीक है, तीसरी बात साम्यवाद का उत्कर्ष हुआ, यानी कि समाजवादी विचारधारा जो थी साम्यवादी वो आगे बढ़ी, वो उसका विस्तार हुआ। इसके अलावा साम्यवादी मतलब गरीबों के उत्थान के लिए सरकार का अधिकार हो, लोकतंत्र की बात होने लगी, सारी चीज़ें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसके कारण से क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 96 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध काल में विश्व शांति, युद्धों की रोकथाम के लिए, आपसी विवादों की शांतिपूर्ण समझौते के लिए, विभिन्न देशों में आपसी सहयोग और मानवीय कार्यों के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई और 24 अक्टूबर को इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें, 97 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 97 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो पहली विशेषता थी कि व्यापकता, दूसरी एटम बम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ इसमें, तीसरी बात एटम बम का प्रयोग जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एक प्रकार से बम फेंक दिया। ठीक है, तो जापान जो था वो एक प्रकार से दूसरे गुट में था और उसके बाद में अमेरिका जो था दूसरे गुट में था। अमेरिका ही आजकल सैन्य शक्ति के मामलों में जापान की मदद करता है, क्योंकि जापान को एक प्रकार से जब विध्वंस कर दिया नागासाकी और हिरोशिमा को, तो प्रायश्चित के रूप में अमेरिका ने एक प्रकार से बाद में कहा कि ये मैंने गलत किया, और उन्होंने जब बम फेंका उसके अंदर युद्ध विराम हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जापान के एक प्रकार से देश की जो सुरक्षा होगी, सैन्य सुरक्षा होगी, अमेरिका करेगा। ठीक है, तो अमेरिका, अब जापान इसीलिए तो आगे है, छोटा सा देश है, क्यों आगे है जापान? क्योंकि वो अपने सैन्य पर 0% अपनी आर्थिक जो है चीज़ों का व्यय करता है, यानी कि आर्थिक मामले उसकी अमेरिका वाला देखते हैं, तो उसको ज़्यादा खर्चा रहती नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हवाई जहाज़ों की प्रधानता थी द्वितीय विश्व युद्ध में, विनाशकारी तथा भयंकर युद्ध का परिणाम निकला। ठीक है, ये था द्वितीय विश्व युद्ध। आप सभी लोग जाकर के को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपके स्क्रीन मतलब आपके जो है यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया या अन्य विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, उन सभी के लिए एक प्रकार से को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर के। और कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न ये भी देख लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जर्मनी के एकीकरण के विषय में आप क्या जानते हैं, विवेचना करें। तो पहली बात, 1878 ईस्वी के बाद जब प्रसा के राजा ने जर्मनी के संगठित राज्य से ताज को अस्वीकार कर दिया, तो राष्ट्रवादियों ने बड़ी निराशा पैदा हो जाती है। और सन 1873 ईस्वी में प्रसा के शासक जो थे, उनका नाम था विलियम चतुर्थ, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु ऑस्ट्रिया के सम्राट के विरोध के कारण से क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण ना हो सका। सन 1862 ईस्वी में प्रसा के राजा थे, राजा विलियम प्रथम, उन्होंने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि राजा व संसद का मतभेद चल रहा था उस दौरान, और राजा सेना को शक्तिशाली बनाना चाहता था। बिस्मार्क जो था कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति था, वह संपूर्ण जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। उसे जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था, वरन राजा और सेना की शक्ति में विश्वास था। किसको? जर्मनी के एकीकरणकर्ता बिस्मार्क को। ठीक है, बिस्मार्क का उद्देश्य ये था एकीकरण करना। ठीक है, अब बिस्मार्क की अगर बात किया है तो बिस्मार्क जो था मेरे भाई, बिस्मार्क जो था उसका एक लक्ष्य था कि जर्मनी को संयुक्त और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, और वह जानता था कि यह कार्य वाद विवाद और प्रस्तावों से नहीं वरन युद्धों के द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की संसद के साथ समझौता करने की कोशिश करी, किंतु जब समझौता नहीं हो सका, समझौता विफल हो गया, तो उसने संसद की उपेक्षा करके जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। और यहाँ तक कि वो कहता था कि भाई अगर जो है एकीकरण अगर के लिए हमको युद्ध भी करना पड़ा तो युद्ध से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये था आपका बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण करता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैज़नी, गैरिबाल्डी, इन सभी लोगों ने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई, यंग इटली की स्थापना करके, और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई, और भारत के एकीकरण की तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आप सभी लोग लगातार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मैं लगातार ऐसे आपको पढ़ाता रहूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।